नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गरबा और गुजराती एक दूसरे के पर्याय है। विश्व भर में गुजरातियों को गरबा से ही पहचान मिली है और साल भर हम गुजराती नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं। वैसे इसी दौरान हम कहीं भी किसी भी मौके पर गरबा करना नहीं भूलते, लेकिन नवरात्रि की बात कुछ और ही है। अब जब बात वडोदरा शहर की नवरात्रि की निकली है तो फिर शहर में एक ऐसे बेहद खास व्यक्ति है जिनके बिना गरबा और नवरात्रि की बात करना ही मुमकिन नहीं है। वडोदरा शहर की गरबा की पहचान अतुल पुरोहित जी, जिनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो अतुल भाई, आपका बीआरजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जय श्री राम, नमस्कार। तो अतुल भाई, इतने सालों से आप गरबा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप ही वडोदरा शहर में गरबा की पहचान है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपके गायकी के सफ़र की शुरुआत कब हुई थी और कैसे आप गरबा के साथ जुड़े? मेरी गायकी की शुरुआत तो मेरे स्कूल डेज से हुई थी। जब मैं प्राइमरी में था, स्कूल में प्रार्थना कराना, स्कूल का एनुअल डे हो तो म्यूज़िक देना, हारमोनियम बजाना, और फिर एसएससी पास करके मैं कॉलेज ज्वाइन किया, बड़ौदा आया जॉब करने के लिए। और 82 में से मेरी जर्नी हुई भजन से। हमारा मंडल था नारायण भजन मंडल, तो 75 से ये जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने म्यूज़िक कॉलेज ज्वाइन किया, मगर म्यूज़िक कॉलेज में हमने गाना नहीं सीखा, डिप्लोमा किया ड्रामेटिक्स में, क्योंकि उस टाइम गुजराती पिक्चरों का दौर था। तो वो ज़्यादा असर थी कि हम गुजराती पिक्चर में काम करेंगे। म्यूज़िक कॉलेज में मैं और मेरे मिसिस दोनों ने डिप्लोमा किया ड्रामेटिक्स में। सिंगिंग के फील्ड में मैं आया 79 से। हमारा ऑर्केस्ट्रा था बड़ौदा में, बड़ौदा सिम्फनी म्यूज़िक सर्कल, जो उस टाइम ऑर्केस्ट्रा का बहुत बहुत बोलबाला था। हर एक उत्सव में ऑर्केस्ट्रा होता था, गणपति उत्सव में तो खास होता था। नवरात्रि में उस टाइम गिने चुने स्थान पर गरबा होता थे, शहरी में गरबा होते थे, मगर ऑर्केस्ट्रा मैंने छोड़ा 79 में। फिर जॉब ऐसी थी, थोड़ा टाइम वैसे ही रहा। फिर 82 में हम 5 मित्रों ने मिलके ऋषभ ग्रुप बनाया, जो बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर 91 से मैंने अपना खुद का ग्रुप बनाया, ऋतुम्भरा ग्रुप। और 91 से लेके आज तक मैं एक ही स्टेज पे मैंने गाया है, और वो है यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा। तो गरबा की शुरुआत आपने जब ऋषभ ग्रुप बनाया तब से हुई? हाँ, 82 में महसाणा नगर गरबा ग्राउंड, ताराविना श्याम पहले मैंने गाया महसाणा नगर गरबा ग्राउंड पे, जो कि हमारी पहली रचना थी। और वो आज भी वो गरबा का कार्यक्रम उस गरबा के बिना अधूरा है। तो मेरी शुरुआत 82 से हुई गरबा की, और 82 से लेकर 90 तक मैं ऋषभ ग्रुप में हम लोग रहे। फिर मैंने ऋतुम्भरा बनाया। जब आपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की शुरुआत की थी, उस वक्त ना रियलिटी शोज़ थे, ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि कोई भी अपना टैलेंट जल्दी से बाहर ला सके। ऐसे वक्त में आपके लिए कितना चैलेंजिंग था अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाना? चैलेंजिंग तो था, मगर लोगों का भी सपोर्ट इतना मिला कि जो गरबा मैंने गाया वो लोगों ने बहुत दिल से उसको पसंद किया। और ख़ासकर ताराविना श्याम तो मेरी पहचान बन गई कि ताराविना श्याम यानी अतुल भाई पुरोहित यानी ताराविना श्याम। धीरे धीरे ये सब होता गया। फिर हम लोग बड़े ग्राउंड में आए। 91 में मैं यूनाइटेड वे के साथ जुड़ा और सबसे पहला वैक्सीन ग्राउंड में गरबा किया। फिर आज तक मैंने दूसरे बर्रा के और कोई नवरात्रि में और कोई स्टेज पे नहीं गाया है। यूनाइटेड वे और अतुल पुरोहित जी, ये दोनों भी बिल्कुल पर्याय है। पर्याय है, हाँ।
तो जब आपने शुरुआत की यूनाइटेड वे के साथ, तो पहले तो वो आप कैसे जुड़े थे यूनाइटेड वे के साथ? यूनाइटेड वे के साथ, यूनाइटेड में मेरे 2 फ्रेंड थे, राजेश और वीनू भाई पटेल, राजेश शाह। तो मैंने उनको अप्रोच किया, फिर उनके चेयरमैन से मिला कि मैं इसे ग्रुप एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, अगर यूनाइटेड वे मुझे स्टेज देता है। तो उन लोगों ने कुछ पूछा नहीं मुझे कि क्या कर रहे हो, कि कैसे करोगे। उन लोगों मेरे एक बोल पे विश्वास करके मुझे 91 में पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया। तभी से आज तक हम दोनों एक सिक्के की 2 बाजू है, यूनाइटेड वे और अतुल पुरोहित। तो जब आपने शुरुआत की थी तब सोचा था कि इतना मैसिव रिस्पांस मिलेगा, इतना अच्छा यूनाइटेड वे इतना आगे बढ़ जाएगा? नहीं, ये क्या है, दोनों का इक्वल प्रयास है। क्योंकि अगर कैसा भी आर्टिस्ट है, कलाकार कैसा भी है, मगर जब तक उसको सही मैनेजमेंट न मिले, उसको सही विंग्स न मिले, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और मैनेजमेंट कितनी भी अच्छी हो, मगर कलाकार में दम नहीं हो तो मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती। यानी ये दोनों का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, वो उनका मेरे साथ और मेरा उनके साथ जो बॉन्डिंग है, वो दिन ब दिन अच्छा होता गया। और आज ऐसा है, हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, खाली लीगल प्रोसीजर के लिए करते हैं। बाकी यूनाइटेड वे अच्छी तरह जानता है कि मैं और कहीं नहीं गाऊंगा, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यूनाइटेड वे पे और वो लोग किसी को नहीं बुलाएंगे। तो ये क्या है, विश्वास की बात है। बिल्कुल विश्वास। और लोग भी उनका विश्वास मेरे पे है, मेरा विश्वास उन पर है, और लोग भी इसी विश्वास पर है कि हाँ। यूनाइटेड वे और धीरे धीरे मेरे बच्चों का सपोर्ट मिलता गया। जो गरबा में घूमते हैं उनका तो सपोर्ट बहुत मिला, और उनका मॉरल सपोर्ट, और जो मेरे जो सुनने वाले हैं, गरबा सुनने जो लोग आते थे, वो सुन के मुझे जो रिस्पांस देते थे, इससे मेरी हिम्मत बहुत बढ़ी। और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मेरे गरबा में जो घूम रहे बच्चे और जो सुन रहे, इनकी वजह से हूँ। मेरा प्रयास तो है, प्रयास आप कुछ भी करो, मगर जब तक आपको कोई ठोस सहारा नहीं मिल जाता, तब तक वो प्रयास आपका अधूरा लगता है। मुझे लोगों का बहुत 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 सपोर्ट मिला। फिर ये टेक्नोलॉजी आई और पूरे विश्व में, और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई भारत के बाहर की। सबसे पहले मैं 94 में अमेरिका गया, 95 में गया, 96 में, 97 में, फिर बीच में ड्रॉप आ गया। फिर 2006 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए। तो 2006 से लेके 19 तक, जब तक कोरोना नहीं आया था, तब तक 13 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ। 2012 से अमेरिका जाता हूँ, 2010 से कनाडा जाता हूँ, और 2014 से यूके में जाता हूँ। जो लोग भारत के बाहर है वो भी गरबा करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं, तो जब आप भारत के बाहर गरबा करवाते हैं तो उन लोगों की खुशी देखकर आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोगों को भी अच्छा लगता है। क्योंकि जो पर्टिकुलर बड़ौदा के जो लड़के लड़कियां बाहर है, उनको बड़ौदा जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं मिलता है। और बड़ौदा को छोड़ के और कहीं पर एक सर्कल में गरबा नहीं होता है। हर अपने अपने गरबा खुद का करते हैं, बीच में बूट चंपल वे सब रख के, पर्स वर्स रख के, वो गरबा नहीं है। गरबा का हार्ट क्या है? गरबा हम अपने लिए और ये जो अस्तित्व है उसको राजी करने के लिए करते हैं, ताकि उसकी ओरा, जो माता जी की ओरा है, नवरात्रि में माता जी का जो ब्लेसिंग है वो हमको मिल सके। मगर हम उनकी तरफ देखे ही नहीं तो नहीं मिल सकता। तो बड़ौदा में जहाँ जहाँ गया हूँ, कोई भी कंट्री में गया हूँ, मेरी पहली कंडीशन ये होती है कि आप ट्रेडिशनल ड्रेस में आओगे, आप बिना बूट चंपल पहने गरबा करोगे, और मेरे ग्रुप में कभी वेस्टर्न म्यूज़िक नहीं बजता है, केवल ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से ही मैं गरबा कराता हूँ।
और मेरे बच्चों को मैं बताता हूँ कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो आप अपना गरबा नहीं करो, माँ का गरबा करो, माँ की प्रदक्षिणा करो। गरबा जो है वो माँ की प्रदक्षिणा है। आप जितने सर्कल लोगे, आप देखना बड़ौदा का कोई बच्चा गरबा में घूमने के बाद उसके चेहरे पे थकान महसूस नहीं होगी। बिल्कुल। वो फ्रेश ही लगेगा जैसे अभी आया हो। पसीना हो गया होगा, पूरा भीग गया होगा, मगर उसके चेहरे पे आप थकान नहीं देख सकोगे। ये उसका रिजल्ट ये है कि गरबा माँ की प्रदक्षिणा के रूप में होता है और माँ की जो हो रहा है और हर बच्चे को मिलती है। और वडोदरा शहर ने वो संस्कृति अभी भी बरकरार रखी है। हाँ। और हम आगे बड़ौदा के ऐसे ही रखेंगे। मुझे प्राउड है बड़ौदा के लिए कि बड़ौदा का छोटे से छोटा ग्राउंड भी आज डिस्को नहीं करता है। और यही हमारा ऑक्सीजन, मेरा तो ऑक्सीजन है। मेरा प्रयास यही होगा कि मरते दम तक मैं अपने गुजरात के फ्लेवर को किसी और फ्लेवर में मिक्स नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक प्रदेश का अपना संगीत है। आप लावणी में कभी गरबा नहीं देखेंगे, लावणी पर्टिकुलर लावणी ही होगी। भांगड़ा में गरबा नहीं देखेंगे, भांगड़ा पर्टिकुलर भांगड़ा ही होगा। और राजस्थान का नृत्य आप देखो, उसमें गरबा नहीं आएगा। गरबा आएगा तो उसका और फ्लेम अलग होगा। तो हम गुजराती है तो हम हमारी संस्कृति को क्यों संजो के नहीं रखे कि हम आदर से बता सके कि ये हमारी संस्कृति है। और जो वैरायटीज ग्राउंड पे मिलती है, बच्चों में अलग अलग टाइप के सब चनिया चोली, अलग अलग टाइप के सब कोटियाँ, वो अगर हम पहनते हैं तो वो पहनने के बाद हमें अपना ही संगीत, अपना ही गाना, गरबा हमारे पास इतना है कि एक गरबा आप आज गाओ, 10 दिन के बाद वो गरबा रिपीट नहीं होगा। इतना समृद्ध गरबा का हमारा खजाना है। तो संस्कृति की बात है तो मैं थोड़ा उसमें कट्टर हूँ कि जब तक मैं गाता हूँ तब तक मेरा गरबा ओरिजिनल फॉर्म में ही आएगा। बिल्कुल। अब आप पहनावे की बात कर रहे थे अभी, तो पहनावा कहीं ना कहीं इंसान की पहचान भी बन जाता है। ऑफ कोर्स। तो हम आपको सालों से इसी पहनावे में देख रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई खास वजह है? खास वजह कोई नहीं है। सफ़ेद रंग ऐसा है उसमें सब रंग मिल जाते हैं, और काला रंग ऐसा है कि काला रंग उसमें कोई रंग मिल नहीं सकता है। सफ़ेद में मिल जाता है, काले में कोई रंग मिल नहीं सकता है। और दूसरी बात कि मैं पूज्य मुरारी बापू से बहुत इंस्पायर हूँ और उनकी नकल नहीं करता हूँ, मगर ये पहनने से मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनके ब्लेसिंग मेरे पर हो रहे, बरस रहे हैं। और कोई कारण नहीं है। कहीं पे आप मुझे ये नहीं भी आता है, शॉल नहीं आता है, मगर मैं वो कलरफुल ड्रेस नहीं पहनता और उससे शांति मिलती है। क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा छोड़ते चलना चाहिए। मैं सूट पहनूँ तो कोई मुझे ना नहीं बोलेगा, मगर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा तरीका बदलना चाहिए, तो हम मेंटली पीसफुल रह सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब कोरोना अचानक आ गया तो सब कुछ बंद हो गया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि नवरात्रि बंद हो जाएगी, गरबा करना हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में गरबा प्रेमी लोग तो निराश हुए ही, लेकिन एक कलाकार के तौर पर आपके मन में उस वक्त क्या भावना थी जब पहली बार आपको भी पता चला कि इस साल आप गरबा नहीं गा पाएंगे? मेरी भावना मैंने YouTube पे एक छोटा सा वीडियो रख के सबके सामने रखी थी कि आज सब कुछ वही है, ग्राउंड भी वही है, माँ भी वही है, गायक भी वही है, मगर वो जगह सुनसान है। हम लोग घर बैठे आंसू बहा रहे कि ये क्या हो गया। मगर कभी कभी कुदरत के आगे हमको नतमस्तक होना पड़ता है, और उसका रंज भी बहुत था, मगर साथ में ये भी ज़रूरी था कि सब सलामत रहे। इस साल भी वही है, इस साल भी यूनाइटेड वे का गरबा नहीं होने वाला है। तो कुदरत के आगे हम सब लाचार हैं,
और थोड़ी थोड़ी हम अपने किए की भी सज़ा भोगते हैं, क्योंकि हम बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे कि हम ही हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं है। तो कुदरत बताती है कि तेरे पीछे मैं हूँ। बिल्कुल सही बात है ये। कलाकारों को बहुत तकलीफ भी हुई है और आर्थिक भी उनको, क्योंकि जो इसके ऊपर ही निर्भर है उनको तो इतनी हालाकी हो गई थी कि बहुत तकलीफ पड़ गई थी, मगर क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ना है। हाँ। धीरे धीरे ये महामारी कम हो रही है, हो रही है। खत्म हो जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इस साल नहीं, अगले साल ज़रूर हम गरबा करेंगे। सर, गरबा जब आप गाते हैं तो इतना लंबा वक्त तक आपको गरबा गाना पड़ता है। हम जानते हैं कि गायकी के लिए रियाज की ज़रूरत पड़ती है, तो गरबा के लिए आपको किस तरीके का रियाज करना पड़ता है? कोई स्पेशल रूटीन है जो आप फॉलो करते हैं? हाँ, नहीं ऐसा वो कोई और रूटीन नहीं है, मगर नवरात्रि से पहले हम कंप्लीट 1-1.5 महीना सख्त प्रैक्टिस करते हैं, जो सिंक्रोनाइजेशन करने की। आपके पास गरबा बहुत है, मगर वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो उसका असर नहीं पड़ेगा। मेरा गरबा आपका कहीं भी रसभंग नहीं होगा। आप सुनने में जब तल्लीन है तो आपकी आंख बंद होगी तो कोई झटका ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी आंख खुल जाए। मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ कि नीचे जो घूम रहे हैं उनका पैर जरा भी इधर उधर ना हो, पैर टूटे नहीं और वो लोग मजा ले। लंबा है, मगर जब गरबा नहीं होता है तब भी हम लोग मिलते हैं और अपनी जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा इधर उधर करके अच्छा बनाते हैं। हर साल आप कोई ना कोई नया गरबा लेकर आते हैं जी। तो ये गरबा बनता कैसे है? मतलब ये पूरा आपके दिमाग में किस तरीके से आता है? अब लोगों तक उसे कैसे ले जाते हैं? मैं गरबा बनाता नहीं हूँ। मैं यही बोला कि हमारा खजाना इतना समृद्ध है कि उसमें से आप गरबा ले सकते हो। हमारे पास बहुत समृद्ध गरबा का पूरा खजाना है। मैं अपने पुराना गरबा, जो कि मेरी उम्र को भी अच्छा लगे, इससे कम उम्र वालों को भी अच्छा लगे और बच्चों को भी अच्छा लगे, मैं गरबा ऐसी चॉइस करता हूँ और उसमें कोई रसभंग ना हो, उसका राग वैसा ही रखे। उसके कॉस्ट्यूम थोड़े बदलते, म्यूज़िक बदलते थे, उसमें थोड़ा आलाप तान पलटा वो सब रखते हैं, थोड़ा लाइट क्लासिकल उसमें रखते हैं, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा नया लगे, अच्छा लगे। और उसका खास ख्याल रखते हैं कि आगे एकदम सपोज कि एक आनंद का गरबा है, दूसरा गरबा ऐसा आएगा कि थोड़ा शौक लगेगा आपको, तो हम ऐसी सीक्वेंस नहीं बनाते हैं। हम धीरे धीरे उसको ऊपर तक ले जाते हैं। ऐसी सीक्वेंस बनाते हैं कि सुनने वाले और घूमने वाले उनका रसभंग ना हो। और मेरे जो म्यूज़िक अरेंजर है भाई इकबाल मीर, वो बहुत सुलझे हुए संगीतकार है और हम मिल के वो सीक्वेंस सेट करते हैं, उनका म्यूज़िक भी वो सेट करते हैं। मगर हम वो खास ख्याल रखते हैं कि जो गरबा का मूल राग है उसका आत्मा है, मूल राग उसकी आत्मा है, तो उसकी आत्मा वैसी ही रहे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हम। जैसे ट्यून है, साची रे मारी सत रे भवानी माँ, अम्बा भवानी माँ, हूँ तो तारी सेवा करीश मैया लाल। ये गरबा बहुत पुराना है, सबको मालूम है। हमने थोड़ा चेंज इतने के ये म्यूजिक में थोड़ा आलाप रख दिया। जो घूमने वाले बच्चे उनको नया लगेगा, क्योंकि ये नई पीढ़ी है, तो उनको वो नया लगेगा, ये गरबा नया। फिर वो त्रण त्रण वार त्रण ताड़ी पड़े, त्रण त्रण वार त्रण ताड़ी पड़े। आ गरबो इतलो जूनो से, ये गरबा इतना पुराना है कि मैं जब छोटा था तब भी वो गरबा था, गाते थे हम लोग, कूद कूद के गाते थे। हमने थोड़ा सा चेंज करके उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाया, तो ये करते हैं हम लोग।
नए कंपोजिशन करते हैं मगर इतने नहीं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा डिजाइन रखते हैं कि थोड़ा डिफरेंट लगे। बाकी मेरा गरबा हमेशा अपना साहित्य का, ओल्ड पुराने साहित्य का ही गरबा होता है। जब आपने शुरुआत की थी गरबा गाने की और अब इतने साल हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक आपको कोई खास फ़र्क नज़र आया? वैसे तो गरबा प्रेमी लोग उत्साहित ही रहते हैं हमेशा गरबा करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क जो आपने देखा हो? खास फर्क ये आया कि बच्चे अब नई नई घूमने की स्टाइल ईजाद करते हैं, वो नए नए स्टेप खोजते हैं, नए नए कॉस्ट्यूम खोजते हैं और हर साल मेरे ग्राउंड पे मुझे कुछ ना कुछ नया दिखता है, कभी कॉस्ट्यूम, कभी स्टाइल। तो ये बदलाव है जो आपने इतने बहुत साल- बदलाव है, हाँ। और पहले सब सीधा साधा था, अब उसको अभी इतना बढ़िया स्टेज पे ये लोग ले गए हैं कि कोई कोई चनिया चोली तो इतने महंगे आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। पहनावे से लेकर स्टेप्स तक हर चीज में बदलाव हर साल आता है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ नया हर साल गरबा प्रेमी लोग भी करते हैं। हाँ और यही हमारी संस्कृति को बरकरार भी रखे हुए है। हाँ। तो अब इस पिछले साल तो गरबा नहीं हो पाया था, इस साल भी शेरी गरबा को ही अनुमति मिली है, तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहे तो? मेरा संदेश इतना ही है कि शेरी गरबा हो या ग्राउंड का गरबा, गरबा तो आखिर गरबा ही है। और मैंने पहले भी बताया था कि मैं पहले से स्ट्रीट सिंगर हूँ, स्ट्रीट सिंगर हूँ और स्ट्रीट सिंगर ही रहूँगा। मुझे स्टेज का पवन कभी नहीं लगा है और कभी नहीं लगेगा। आज भी नवरात्रि में अगर कोई स्ट्रीट के पास से मैं जा रहा हूँ और कोई गरबा गा रहा है तो बिना झिझके में स्टेज पे जाके गरबा गा लूँगा, उसमें मुझे कोई झिझक नहीं होगी। तो प्रेम से खेले, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए जैसी स्टाइल ग्राउंड में भी गाया, आप शेरी में भी पहले गाए। जो बच्चे नए नए हैं वो शेरी में नहीं गए थे, वो शेरी का भी एक्सपीरियंस ले। तो जहाँ भी खेले मगर आनंद से खेले और ये जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, तभी अगले साल हम बड़े पैमाने पे गरबा कर सकेंगे। गरबा खेलने वाले मास्क नहीं पहन सकते, ठीक है, मगर जो गरबा देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, उनको मास्क पहनना चाहिए, उनको थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हम कैसे दौर में से गुजर रहे हैं, तो उसका खास ध्यान रखें और हो सके उतना आनंद लें। मेरा संदेश यही है। क्योंकि हम अतुल पुरोहित जी के साथ बैठे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नवरात्रि के वक्त हम उनसे गरबा ना सुने। तो अतुल भाई, कुछ 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, वैसे तो हर गरबा मेरा पसंदीदा गरबा है। जैसे घूमने वाले हर बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, वैसे हर गरबा मेरी जान है। मगर मैं आज माँ को ये गरबा अर्पण करूँगा कि माँ तारो गरबो झाकम जोड़, घूमे गोड़ गोड़ पावा घड़नी पोड़ मारे लोल। माँ तारी ओढ़नी राती राती चोड़, उड़े रंग छोड़ पावा घड़नी पोड़ मारे लोल। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद अतुल पुरोहित जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए। तो नवरात्रि का वक्त है और इस साल बड़े पैमाने पर तो गरबा नहीं होने वाले हैं, लेकिन इस साल आप सभी लोग शेरी गरबा ज़रूर कीजिएगा, गाइडलाइंस के तहत कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा ताकि अगले साल हम बड़े पैमाने पर गरबा कर पाए। ऐसे कुछ लोग, उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे PRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।